स्वागत है आपको स्टडी विथ निरंजन क्लासेस में। तो हम हिस्ट्री यानी इतिहास का 7वां लेसन संगम काल पूरा करा चुके थे कल ही। और आज हम गुप्त काल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ामों में पूछा गया प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहें। चलिए आते हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी का गणितज्ञ था। बताइए, एसएससी सीजीएल 2002 का प्रश्न है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। कौन थे, क्या हो जाएगा आंसर बताइए आप लोग सब। आर्यभट्ट जो थे, जो ये सबसे बड़ा खगोल विज्ञान और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। पहला का ऑप्शन ए हो जाएगा इज राइट आंसर। ऑप्शन ए आर्यभट्ट इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी। गुप्त शासकों को जो था जो सरकारी दरबारी भाषा क्या थी बताइए। तो इसकी जो भाषा जो थी जो क्या थी, तो संस्कृत थी। ऑप्शन बी, जो भी संस्कृत मान रहे उनको राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी संस्कृत इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे। मतलब किनकी जीत की खुशी में जो था उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो ये जो थे जो शकों को पराजित के बाद इन्होंने विशेष चांदी के सिक्के जारी किए थे इनकी खुशी में। चलिए सी हो जाएगा इसका राइट जवाब 3 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ। बताइए, महरौली यानी दिल्ली लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। ये जो हुआ जो किस सदी में हुआ था। महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था, जो हुआ था चतुर्थ सदी ईस्वी में। चतुर्थ सदी ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल चलते हैं। 5 नंबर सवाल ये एसएससी 2011 का प्रश्न है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है। बताइए, जो कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बताइए 5 का। तो अभिज्ञान शकुंतलम इसका सही जवाब हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल कह रहा है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। बताइए, सवाल है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार को श्रेय निम्न में से किस युग को है। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब 6 को। यह जो है जो गुप्त युग के है। जो भी ऑप्शन भी मारे गुप्त युग उनके बिल्कुल राइट जो है गुप्त युग इज राइट आंसर। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। बताइए, ये बिल्कुल इजी प्रश्न है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। बताइए,
तो कविराज कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त, सी इज राइट आंसर, समुद्रगुप्त हो जाएगा सही जवाब। चलिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में सक्रोपम कहा गया? बताइए, स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में सक्रोपम कहा गया? बताइए क्या हो जाएगा 8 का सही जवाब? कहम अभिलेख में कहा गया है। कहम अभिलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है, कहम अभिलेख में। डी इज राइट आंसर। पहले 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल कह रहा है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बताइए किसने लिखा था? कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा? तो इसने किसने लिखा? तो ये लिखे थे कालिदास ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कालिदास जो भी मार रहे हैं उनकी सरल जवाब हो जाएगा ए। चलिए सभी को ए जवाब आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा ए, कालिदास इज राइट आंसर। चलिए 10वां सवाल है किस गुप्त शासकों को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? बताइए, जो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किन्हें माना जाता है? बताइए। तो कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और अगर यहाँ से आपसे पूछ दिया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय को क्या बोला जाता है, विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने इसे विध्वंस किया था। ये इसको बकलोल का मीना भी कर सकते हैं। इसीलिए जो कितना अच्छा नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने विध्वंस किया, इसी के कारण इसे बकलोल का मीना कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। ये बिल्कुल इजी प्रश्न है, ये SSC MTS 2019 का प्रश्न है। क्या हो जाए बताइए। गुप्त वंश का संस्थापक है जो श्रीगुप्त को कहा जाता है। श्रीगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो ये जो अनुमति मांगी थी क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो अनुमति मांगी थी, ये बोध गया में मांगे थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बोध गया में, बोध गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? बताइए। जो मंदिर निर्माण कला है जो कब से शुरू हुआ था, किस काल से शुरू हुआ था? जो इसका कहने का मतलब है ये RRB NTPC 2016 का प्रश्न क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम जन्म हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए इज राइट आंसर, गुप्त काल में। चलिए 14 नंबर प्रश्न गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों क्या कहलाते थे? बताइए। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी को जो सिक्के थे जो क्या कहलाते थे? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो रूपक कहलाते थे। रूपक, जो भी मारे हैं उनकी राइट जवाब हो जाएगा रूपक की राइट आंसर। चलिए अगला सवाल चलते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर सवाल है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? इस कहने का मतलब है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि को धारण किया था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो महाराज अधिराज की उपाधि जो
धारण किए थे वो चंद्रगुप्त ने किए थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है। 16 नंबर सवाल है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? बताइए, गुप्त काल में जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? बताइए आप लोग। तो ये जो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माना जाता तो वो विष्णु को माना जाता था। विष्णु को माना जाता था। डी इज राइट आंसर। विष्णु को माना जाता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल है, ये एनडीए 2014 में पूछा गया प्रश्न। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था, ये आपको पता है। और विक्रमादित्य की उपाधि है जो कब धारण इसने किया था, जो आपको पूछ रहा है। बताइए क्या हो जाएगा 17 का ऑप्शन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो शकों का मूल्यांकन करने के बाद, शकों का उन्मूल्यांकन करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सवाल कहने का अर्थ है कि किस वंश के शासकों जो मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो गांव है जो अनुदान में दिया था। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? बताइए 18 का। तो है जो गुप्त वंशों ने है जो सबसे ज़्यादा है जो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। चलिए गुप्त वंशों ने, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, गुप्त वंश। चलिए अगला सवाल। 19 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? बताइए। RRB NTPC में पूछा गया 2016 का प्रश्न है। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? बताइए 19 का क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या और कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो वो था जो उज्जैन था। सी इज राइट आंसर। उज्जैन हो जाएगा इसका सही जवाब, जो उज्जैन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल कह रहा है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? बताइए। ये BPSC 2018 का प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही इजी है, सभी लोग को पता होगा। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसे विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी इन्हें कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डी इज राइट आंसर। समुद्रगुप्त हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 21 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ये SSC में पूछा गया प्रश्न। क्या हो जाएगा? प्रश्न कह रहा है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? क्या हो जाएगा? तो स्कंदगुप्त ने जो था, जो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त जो था जो गुप्त वंश का वैसा राजा था जो हुनों को आक्रमण करने पर भारत से रोका था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? बताइए। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? बताइए। तो प्रयाग के हो जाएगा, प्रयाग के। बी इज राइट आंसर, प्रयाग के। चलिए अगला सवाल।
अगला सवाल है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? बताइए। निम्न में से किस काल में जो था जो स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ये एसएससी 2017 का प्रश्न है। बताइए क्या हो जाएगा 23 का? तो ये हो जाएगा गुप्त काल में। गुप्त काल में गुप्त काल में ऐसा था कि स्त्रियों और पुरुषों से बराबरी थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सी इज राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। चलिए 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने को बीना बजाते हुए अंकित करवाया है? बताइए। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया है? बताइए किसने करवाया है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब? समुद्रगुप्त ने करवाया। ये जो समुद्रगुप्त था, जो इस संगीत के बड़ा ही प्रेमी व्यक्ति था समुद्रगुप्त, उसने अपने सिक्के पर अपना वीणा बजाते हुए अंकित करवाया था समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन डी राइट आंसर, समुद्रगुप्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर सवाल है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश जो था जो किसके लिए प्रसिद्ध था? क्या हो जाएगा सही जवाब? बताइए। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बताइए। कला एवं सत्यापन के लिए प्रसिद्ध था। कला के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता कलाकृति जो है जो किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा? तो ये है जो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता कलाकृति है जो गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गुप्त काल। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? बताइए। गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो था जो किस प्रकार की प्रणाली थी? बताइए। ये जो थी जो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की प्रणाली थी? तो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। चलिए सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कह रहा, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ को कुओं की के निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बताइए। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ कुओं की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बताइए। तो ये है जो किसका विवरण नहीं मिलता है पूछ रहा है ना। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को नहीं मिलता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को नहीं मिलता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ये बीपीएससी 2019 का प्रश्न है। कौन सा राजवंश था जो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो गुप्त ने हुआ हो जाएगा इसका राय जवाब। गुप्त में विचलित हुआ था। गुप्त काल के शासकों ने विचलित हुआ था। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? बताइए कौन सा नाटक है जो इसमें से कौन सा नाटक ऐसा है जो कालिदास द्वारा लिखा गया नहीं है? बताइए क्या हो जाएगा? यह है जो जानकी हरण है जो कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी मालकी विनिमित्रे ये भी कालिदास द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास द्वारा लिखा गया है। विक्रमास्यामी भी कालिदास, ये तीन है जो कालिदास द्वारा लिखा गया। जानकी ये है जो कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? बताइए। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो वह कौन थे? तो आर्यभट्ट थे।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आर्यभट्ट जो थे जो गणित विशेषज्ञ को पृथक रूप में स्थापित किया था। चलिए ऑप्शन सी राइट आंसर आर्यभट्ट। चलिए 32 नंबर प्रश्न, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम कम निम्न में से किससे संबंधित है? गुप्त कह रहा प्रश्न, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए 32 का क्या हो जाए? तो ये है जो चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से। डी इज राइट आंसर, चिकित्सा से। 33 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? बताइए निम्न में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? बताइए किसने जो ग्रहण की थी? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर सवाल है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? प्रश्न पूछ रहा है, कुछ विद्वान के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? बताइए कालिदास देखो ये जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के जो थे जो कवि थे, राजकवि थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर क्या कह रहा है? 35 नंबर सवाल है, अजंता चित्रकारी एवं विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? IAS प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है। क्या हो जाएगा सही जवाब? बताइए। तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। सी राइट आंसर, बौद्ध धर्म। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गुप्त सत्यापन कला का सर्वश्रेष्ठ मंदिर किस निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए गुप्त सत्यापन कला का सर्वश्रेष्ठ मंदिर निम्न में से कौन सा है? बताइए क्या हो जाएगा 36 का सही जवाब? ये हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, अजंता की गुफा में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? बताइए अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? बताइए 16, 17 एवं 19 का हुआ है जो गुप्त काल में हुआ है। ये गुफाओं का निर्माण हुआ है जो गुप्त काल में हुआ है। चलिए अगला सवाल है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ये SSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये हो जाएगा रामगुप्त इज राइट आंसर। इन्होंने तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था रामगुप्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं 39 नंबर, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? बताइए एरन अभिलेख का संबंध है जो किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख का संबंध है जो भानुगुप्त से। सी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। अमरकोश के लेखक अमर सिंह जो थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, गुप्त संवत 1319 से 1320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है? बताइए। तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ए इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त प्रथम को श्रेय दिया जाता है। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ए इज राइट आंसर। चलिए बाल विवाह का प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? जो बाल विवाह का प्रथा है जो कब प्रारंभ हुई थी? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो ये जो है जो गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी, बाल विवाह का प्रथा हो जो गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। बी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल 43 नंबर सवाल है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए फाहियान जो था जो किसके शासनकाल में है जो भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में है जो फाहियान जो है जो भारत आया था। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? यानी गोल्डन एज किसे कहा जाता है? बताइए गोल्डन एज को जो कहा जाता है जो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल इज राइट आंसर, ऑप्शन डी, इसे गोल्डन एज कहा जाता है।
चलिए अगला सवाल है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? बताइए, सोने के सिक्के सर्वाधिक किस काल में जारी किए गए थे? बताइए क्या हो जाएगा 45 का। तो गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए गए थे। चलिए अगला सवाल है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? बताइए, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? बताइए क्या हो जाएगा 46 का। अभिज्ञान शकुंतलम, ये है जो अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अभिज्ञान शकुंतलम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए, सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है जो कहाँ मिलता है? बताइए, ये है जो एरन अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख है जो एरन अभिलेख से मिलता है, ऑप्शन सी राइट आंसर, एरन अभिलेख। चलिए अगला सवाल है, फाहियान कहाँ का निवासी था? बताइए, फाहियान जो था जो कहाँ का निवासी था? तो ये आपको पता होगा, फाहियान जो था जो चीन के निवासी था। नाम से नहीं लग रहा है फाहियान, ये चीन का निवासी था। चलिए अगला सवाल, सेतुबंध का रचनाकार प्रेमसेन किस वंश के शासक था? बताइए, सेतुबंध का रचनाकार प्रेमसेन जो था जो किस वंश का शासक था? बताइए, तो ये हो जाएगा वाका टक्का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 50 नंबर सवाल है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बताइए, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर है जो कहाँ से प्राप्त हुआ? यह है हुआ जो बयाना भरतपुर से सबसे ज़्यादा गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ था, बयाना जो भरतपुर में है। अगला सवाल, 51, परम भगवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भगवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त, ये इज राइट आंसर, समुद्रगुप्त था। इन्होंने परम भागवत उपाधि को धारण करने वाला पहला शासक था। सॉरी, समुद्रगुप्त, सी राइट आंसर, समुद्रगुप्त हो जाएगा सही जवाब, समुद्रगुप्त हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला सवाल, महिर कुल का संबंध निम्न में से किससे था? बताइए, महिर कुल का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो हुनों से था, डी इज राइट आंसर, हुनों से था। तो फाइनली आज हमने पूरा 52 क्वेश्चन जो है जो गुप्त काल से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सभी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, जो आज हम आप लोग को गुप्त काल का पूरा लेसन किसका हो जाएगा, लेसन 8 हम ख़त्म करा चुके हैं। और कल हम आप लोग के सामने लेसन 9 का प्रश्न हम लाएंगे आप लोग के सामने। तो आप लोग है जो एक नोट्स बना लीजिए, जो सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है उसका आप लोग है जो पूरा एक एक प्रश्न को नोट्स बना लीजिए, समझ रहे हैं ना। नोट्स बना करके उसे आप लोग 1 से 2 बार पढ़िए, आप लोग को याद हो जाएगा। तो हम लेते हैं इतना ही, फिर अलविदा, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।